प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि अधिशोषण की प्रक्रिया को 4 कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से पहला कारक है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक की प्रकृति। दूसरा कारक है नेचर ऑफ अब्जॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य की प्रकृति। तीसरा कारक है ताप और चौथा कारक है दाब। तो पहले 2 कारक हमने देख लिए थे, अधिशोषक और अधिशोष्य और अधिशोषक की प्रकृति। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा कारक यानी कि टेम्परेचर। ताप आपके अधिशोषक की प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, ताप घटाने पर अधिशोषण की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि देखो, जब हम ताप का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोबार, और जब हम दाब का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोथर्म। आइसोबार मतलब होता है समदाबी, यानी कि जहां पे समदाबी वर्ड यूज हो रहा है उसका अर्थ है हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, ताप का। और जहां पे समतापी वर्ड यूज हो रहा है यानी कि समान ताप, हम वहां पे अध्ययन कर रहे हैं दाब का। तो अब ये समतापी समदाबी का मतलब ताप का अध्ययन क्यों है। तो पहले जैसा कि हमने देख लिया था, एक बार हमने अधिशोषक और अधिशोष्य सेलेक्ट कर लिया या एक अधिशोषक और अधिशोष्य ले लिया, तो उसके बाद हमारे 2 फैक्टर प्रभावित करते हैं अधिशोषण को। कौन कौन से, ताप और दाब। अगर हमें उसमें से किसी एक का अध्ययन करना है तो हम दूसरे को समान करते हैं। जैसे कि अगर हमने ताप का अध्ययन कर रहा है तो हम इस प्रोसेस में दाब को क्या रखेंगे, नियत रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। अगर हमने दाब को नियत रखा है और ताप का अध्ययन कर रहे हैं तो जो अधिशोषण की प्रक्रिया में चेंजेज आ रहे हैं वो किसके कारण होंगे, ताप के कारण होंगे। तो ये किसका अध्ययन कहलाएगा, ताप का अध्ययन कहलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा कि जहां पे समदाबी वर्ड का यूज हो रहा है वहां पे हम ताप का अध्ययन करेंगे अपोजिट, और जहां पे समतापी वर्ड का यूज हो रहा है वहां पे हम किसका अध्ययन करेंगे, दाब का। तो अभी हमने अध्ययन करना है ताप का, तो हमने क्या वर्ड यूज किया, आइसोबार यानी कि समदाबी। तो सबसे पहला पॉइंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। समदाबी, सम मतलब समान, समान दाब है, इसलिए यहाँ पे दाब क्या रहेगा आपका, नियत रहेगा। क्योंकि अधिशोषण 2 प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो इन पर ताप का प्रभाव का अध्ययन क्या पड़ता है वो हमने अब पढ़ना है। ये निर्भर करता है अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य लगने वाले बल पर। ताप का जो प्रभाव है वो अधिशोषण पर निर्भर करेगा, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य लगने वाले बल पर। क्योंकि फिजिजॉक्शन और किमिजॉक्शन में ये दोनों बल अलग अलग होते हैं, इसलिए इस पर ताप का प्रभाव भी अलग अलग होगा। तो बच्चों, पहले हम लेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, यानी कि भौतिक अधिशोषण के लिए समदाबी प्रक्रम। तो यहाँ पे हमने 2 एक्सेस ली हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस, जिसके बीच में हमने वाई एक्सेस में लिया है अधिशोषण की मात्रा, यानी कि कितना अधिशोष्य अधिशोषक की सतह पर आ रहा है या अधिशोषित हो रहा है, और एक्स एक्सेस में हमने लिया है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और पी यानी कि दाब को हमने रखा है कांस्टेंट, क्योंकि ये क्या है आपका आइसोबार है। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं कि अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें ऊष्मा निकलती है। और यह जो भौतिक अधिशोषण है वो कैसा होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा था ला-सातले का नियम, कि ला-सातले का नियम क्या होता है कि जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम किसी अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में मुड़ती है जहां वो किए गए प्रभाव को कम करती है या उसे दूर करने का प्रयास करती है। क्योंकि अगर हम इस अधिशोषण की प्रक्रिया में ताप बढ़ाएंगे तो ला-सातले के नियम के अनुसार, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो अधिशोषण के विपरीत प्रक्रिया यानी कि विशोषण होने लग जाएगा। और वही देखिए यहाँ पे ग्राफ से दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की जो मात्रा है वो क्या हो रही है,
कम होते जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता है बच्चों कि जब कोई अधिशोष्य किसी अतिशोषक की सतह पर आता है तो भौतिक अधिशोषण में उनके मध्य कैसे बल कार्य करते हैं? दुर्बल वॉन डेर वाल बल कार्य करते हैं। तो क्योंकि ये दुर्बल होते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मॉलिक्यूल से अधिशोष्य के अणु या परमाणु हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो दुर्बल वॉन डेर वाल बलों को तोड़कर सतह से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक सतह है जिसपे वॉन डेर वाल बल के कारण परमाणु आ रहे हैं, तो अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इन अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाएगी, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण ये जो दुर्बल वॉन डेर वाल बल इसके बीच में लग रहे हैं ये टूट जाएंगे और परमाणु इसकी सतह से ऊपर चले जाएंगे। तो वन वर्ड में अगर हम इसे डिफाइन करें तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, भौतिक रास अधिशोषण है, वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है। बच्चों, आपका आता है रासायनिक अधिशोषण में समदाबी का प्रभाव, यानी कि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर किस प्रकार से प्रभावित होता है या परिवर्तित होता है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक बल कार्य करते हैं, यानी कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक आपस में कैपेबल होगा केमिकल रिएक्शन देने के लिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तभी रासायनिक अधिशोषण होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है एडी। आप कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हो। मान लिया हमने कि यहाँ पे एडी और बीई दो रिएक्टेंट हैं जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, यानी कि एडी और बीई रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं AB प्लस DE। तो बच्चों, सबसे पहला क्या होता है जब आपस में कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सबसे पहले जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं। ए डी और बीई आपस में कनेक्ट है, तो सबसे पहले क्या होगा, ए और डी का बंध टूटेगा और बी और ई का बंध टूटेगा, और ये क्या होंगे, आपके फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब ये फ्री होंगे तो ए और बी आपस में मिलेंगे, डी और ई आपस में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे एनर्जी किस लिए चाहिए, इन जो इनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उनको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है वो हमारी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और ये डिपेंड करती है, ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जो केमिकल रिएक्शन इजीली हो जाती हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, और जो टेम्परेचर बढ़ाने पर होती हैं या गर्म करने पर होती है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए उन्हें हमें बाहरी सोर्स से एनर्जी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से ज्यादा मॉलिक्यूलों की एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त कर लेंगे वो, और अधिशोषण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल आपके अधिशोषित हो जाते हैं तो फिर ये मात्रा क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। और अगर आप और अधिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी अगर आपने जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी उतनी तो आपने उन्हें दे दी, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो फिर क्या करने लग जाएंगे, अधिशोष्य की सतह से छोड़ के जाने लग जाएंगे। तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है कि ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है और अधिक ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटने लगती है। तो ये मेन डिफरेंस है केमिकल एड्जॉर्प्शन और फिजिकल एड्जॉर्प्शन के समदापी प्रक्रम में, कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन ताप बढ़ाने पर घटता है और रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, और कुछ और अधिक ताप बढ़ाने पर ये घटने लग जाता है। हमने एक बहुत कॉमन एग्जांपल देखते हैं अपने घरों पे कि जब बरसात का ठंडे का टाइम होता है तो हमारी कांच की खिड़कियों पर या किसी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय टेम्परेचर कम होता है और पानी आसानी से सतह पर आ जाता है। लेकिन हमें गर्मियों के मौसम में वो दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस समय ताप ज्यादा होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसलिए हमें वो सतह पर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये आपका टेम्परेचर का इफेक्ट है किस पे, अधिशोषण पे।